ओके बेटा, आज हम बीए फर्स्ट सेम के जो हिंदी है, इलेक्टिव हिंदी है, उसकी हम सेकंड पोएम रीड आउट करने वाले हैं। काव्य कुंज की आपकी जो बुक लगी है, ठीक है, इसके अंदर जो कवि आते हैं उसको हम रीड आउट करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट जो पोएट हो चुका है, सेकंड पोएट रीड आउट करेंगे। इसमें जो है दो क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए में आएंगे प्रसंग व्याख्या और सेक्शन बी में आएगा कविता का सार। आप एक बार फिर सैम्पल पेपर देख लो। इस प्रकार आपका पेपर का पैटर्न आएगा, ठीक है, कि पहले जो पार्ट है उसमें आपको जो है 4 कवियों की कविताएं आएंगी, ठीक है। मान लो कि आप फर्स्ट पार्ट करना चाहते हैं, इसमें 2 कवि की जो कविताएं आ रही है, तो अपने प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। 20 नंबर का, आई थिंक 22 या 23 नंबर का आपका जो क्वेश्चन होगा, ठीक है। और जो सेक्शन बी में है उसमें कविता का जो सार है या उद्देश्य है वो आएगा। तो हम एक वीडियो में ही कोशिश कर रहे हैं कि आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएं। पहली कविता हो चुकी है, आप सेकंड पोएम करेंगे। आपकी बुक का सेकंड जो कवि है वो है मैथिलीशरण गुप्त, ठीक है। तो उसकी कविता है, फर्स्ट 5 कविताएं दी है इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैथिलीशरण गुप्त की हो सकता है बहुत सारी कविताएं हो, लेकिन इस सिलेबस में जो मैथिलीशरण गुप्त की 5 कविताएं हैं। पहली कविता है नवयुग का। तो पहले आपने क्या करना है कि आपने उसका प्रसंग लिखना है। आपको कवि का नाम पता होना चाहिए, कविता का नाम पता होना चाहिए, और बुक कौन सी है ये तो पता ही आपको क्लियर कट दी है, काव्य कुंज, और क्या कहना चाहा है। तो जैसे लिखा है नव जुबाओ देश भर की दृष्टि तुम पर है लगी, हे मनुज जीवन की तुम ही में ज्योत सब में जगमगी, दोगे ना तुम तो कौन देगा योग दशोदर में, देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। तो हमें पता है जो मैथिलीशरण गुप्त है वो राष्ट्रीय कवि है, ठीक है। तो कविता का नाम क्या है, नवयुवक। विषय क्या है, युवाओं को संबोधन कर रहे हैं। तो किताब का क्या नाम है ये भी आपने बताना है कि काव्य कुंज जो किताब है आपकी, ठीक है। ये प्रसंग में बताना जरूरी होता है। ये उस चीज़ के हर एक चीज़ के नंबर होते हैं, वो नंबर डिवाइड करता है जो एग्जामिनर है। प्रसंग के अलग नंबर होंगे और व्याख्या के अलग। मान लो कि आपको 2 प्रसंग सहित व्याख्या करने के लिए कहा है, तो आपका जो 22 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो 11 नंबर की एक प्रसंग सहित व्याख्या होगी, तो हो सकता है कि 5 नंबर की प्रसंग हो तो 6 नंबर की व्याख्या हो। तो नंबर डिवाइड होंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप सीधी व्याख्या लिखते आ रहे हो तो आप सोचोगे तो आपको सारे नंबर मिल जाएंगे, नहीं, नंबर डिवाइड होंगे हर एक चीज़ के। तो इस सारी कविता में कवि ने नवयुवकों को प्रेरित किया गया है कि तुम देश की आज़ादी के लिए जागो, तुम्हारे पर इतनी क्षमताएं हैं कि तुम देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। अगर तुम ही नहीं करोगे तो कौन काम करेगा, क्या बुजुर्ग करेंगे, बच्चे करेंगे। तुमने ही अपना जो देश का जो फ्यूचर है वो संवारना है, इसलिए तुम जागो, है ना। तो इसके अलावा आगे वो बोलता है, जो कुछ पढ़ो तुम कार्य भी कर साथ ही परिणत करो, सब भयंकर प्रहलाद की। ये कविताएं की लाइनों आप याद रख लेना, ठीक है। तो इसमें प्रहलाद के बारे में व्याख्या बताती जा रही हूँ आपके इसके, कि जो भी तुम आप पढ़ लिख रहे हो, मान लो ये कविता ही पढ़ रहे हो, उसमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी लेकर आओ, ठीक है। जैसे प्रहलाद ने ये नहीं कि भगवान का नाम ही लिया था, उसने उस चीज़ को अपने जीवन में भी अपनाया था प्रैक्टिकल। तो तुमने अगर अपनी जवानी में ही, कुमार अवस्था होता है जब यूथ की एज होती है, तब तुम अपना ब्रह्मचारी वाला जीवन व्यतीत करोगे, यानी कि तुम उस जीवन को ऐसे भोग विलास में मत व्यतीत करो। ये जो जीवन है, यानी कि फर्स्ट 1 साल से लेकर 25 साल का जो जीवन होता है वो स्ट्रगल वाली लाइफ का होता है, जीवन में कुछ प्राप्त करने का होता है, एक ब्रह्मचारी का जीवन होता है ना। तो तुम उस प्रकार उस जीवन को व्यतीत करो, बहुत कुछ हासिल करो, ताजो तुम देश को बाद में कुछ ना कुछ देख सको। फिर आगे कभी बताता है, 2 पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं, पहला अशुभ है दूसरा शुभ है इस भूलो नहीं, कि हमेशा जीवन में 2 पथ आते, एक संयम का आता है, एक असंयम का आता है, एक शुभ है एक अशुभ है। तो
कोशिश करेगी तुझे जो भोग विलास है, बुराइयां तुझे अपनी तरफ खींचने के लिए, लेकिन तुमने उसकी तरफ अपना मन नहीं लुभाना। तुमने जो है, जो तेरा तेरा फर्ज बनता है तुम्हारे लिए, देश के लिए, ठीक है, तुमने वो अपना कर्तव्य निभाना है। यानी कि युवाओं को अपना सही जो कर्तव्य है निभाने के लिए कहा है। फिर आगे जो किसान की कविता आती है, किसान की उसने जहाँ पर दुर्दशा बताई है, ठीक है। फिर उसी तरह पहले प्रसंग बता देना है कि ये जो है मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई है, कविता का नाम किसान है, बुक का नाम काव्य कुंज है, विषय क्या है कि जो कृषि जीवन की पीड़ा को वर्णन किया गया है। तो जहाँ सारी कविता किसान की कविता में उसने बताया है कि जो किसान है ना, वो बहुत ही लाइफ में स्ट्रगल करता है, गर्मी सर्दी रुत वर्षा रुत सभी को फेस करता है। तो लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं हो पाता, उसकी लाइफ में कभी भी स्ट्रगल वगैरह ख़त्म नहीं होती। तो जब उसके लाइफ में स्ट्रगल ही नहीं होती तो कभी भी बहुत हैरान होता है कि वो इतनी मेहनत फिर क्यों करता है ना। लेकिन उसका जो स्वभाव है वो अपनी मेहनत करना छोड़ता नहीं है। इस प्रकार उसने सभी जो पैसेज हैं उसमें सभी मौसमों का वर्णन किया है कि किस प्रकार जो किसान है वो सभी मौसम को फेस करता है। तो फिर भी जो उसकी जो लाइफ है, वो जो बानिया होते हैं, व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उसकी लाइफ का शोषण वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। ठीक है, चाहे सर्दी हो, रात हो, अंधेरी हो, आंधी हो, फिर भी वो अपनी जो एनर्जी है, ईंधन है, ऊर्जा है, वो भी अपनी मेहनत में, अपनी फसल बाड़ी में झोंक देता है। तो उसे समझ नहीं आता कि वो किस मिट्टी का बना हुआ है। तीसरी कविता है मातृभूमि की, कि जहाँ जो हमारी बताया गया है कि आप कहीं भी देश में चले जाओ, लेकिन अपनी मातृभूमि को कभी मत भूलो, जहाँ पर आपने जन्म लिया, आपने अपना बचपन व्यतीत किया, ठीक है, जहाँ पर उस कोख में पले, उस मिट्टी को कभी भी मत भूलो, ठीक है। तो जहाँ पर उसने अपने बचपन के बारे में सभी कुछ ऐसे बताया है कवि ने, कि जो हमें आनंद अपनी मिट्टी से मिलकर अपनी धरती में, जहाँ पर हमने जाने कहने का भाव कि बचपन व्यतीत किया होता है, जो आनंद हमें वहाँ से मिलता है, वो आई थिंक किसी और भी, चाहे जितना मर्जी हम घूम फिर ले, जा कहीं भी देश में बस जाए, वो हमें जो मानसिक जो खुशी है वो नहीं प्राप्त होती। आगे मैं सार करवाऊंगी, फिर सार से आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा। चौथी कविता है उसकी बात का अतीत, कि उसने बताया था, कहने का भाव कि वो राष्ट्रीय कवि है, तो वो लोगों में एक आत्मसम्मान विश्वास भरना चाहता है अपनी कविताओं के द्वारा, कि जो लोगों में एक हीन भावना आ चुकी थी अंग्रेज़ों के राज के कारण, वो उसके मन से निकालना चाहता है। तो वो बताना चाहता है कि देखो, आपका जो भारत था उसका जो अतीत है बहुत ही गौरवशाली था, तुम्हें अपने इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए। इतने वीर योद्धा, इतनी जो महान हमारे वेद ग्रंथ हुए हैं, अगर तुम पढ़ोगे तो तुझे अपने आप में फ़ख्र महसूस होगा, तुम्हारे मन में जो हीन भावना है वो कभी भी नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए तुझे जो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो चलो हम इसके सार करते हैं। आई थिंक मेरा कहने का भाव यही है कि आप कविताओं को जस्ट देख लो, प्रसंग पढ़ लो, तो और साथ में सार कर लो। हर कविता का अगर सार कर लेते हो तो कोई भी लाइन आ जाए तो आप अच्छी तरह प्रसंग सहित व्याख्या कर सकते हो। जरूरी नहीं होता कि हर लाइन टू लाइन की व्याख्या पढ़ना जरूरी है। तो पहली कविता का सार है कि जो नवयुग कविता थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई थी। तो क्या संदेश देना चाहते थे कवि? देश के युवाओं को, जो नौजवान वर्ग है, यूथ वर्ग है, उससे संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? कि उनके साथ जो देश के नौजवान हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, वो अपनी देश की सेवा कर सकते हैं, इसलिए उसे देश की सेवा करनी चाहिए, सेवा करने के लिए आगे आना चाहिए।
कवि युवकों को देश की सेवा है तो अपने को तैयार करने के लिए सदाचारी और ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करने के लिए कहता है। अगर आपका जीवन सदाचारी ब्रह्मचारी नहीं होगा तो आपके मन में देशभक्ति की भावना ही नहीं पैदा होगी। ठीक है, फॉर दिस रीज़न वो कहता है कि आपका जीवन बहुत ज़्यादा सदाचारी ब्रह्मचारी होना चाहिए। वो एग्जाम्पल देता है किसकी, प्रहलाद भक्त की देता है कि जैसे उन्होंने ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत किया ऐसे आपका जीवन होना चाहिए। तो जब आप जवानी की अवस्था में होते हो, कुमार अवस्था में होते हो, तो धर्म का पालन जरूरी है कि क्योंकि मनुष्य का जन्म से ही में यही जीवन श्रेष्ठ समय माना जाता है कि अपने देश के युवकों को भोग विलास बुराइयों के रास्ते पर ना चलने की सलाह देता है और इसके लिए उन्हें मन पर कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि मन तो चंचल है, वो हमेशा ही गलत रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा। तो आप उसका जो घोड़े की लगाम की तरह उसे कंट्रोल रखोगे। कभी चेतावनी देता है कि यदि यौवन में अगर आप गलत मार्ग अपना लोगे तो फिर आपको अच्छे मार्ग पर चलने का रास्ता आप खो दोगे। तो प्रतिपाद यही है कि उद्देश्य यही है कि हमें अपना जीवन जो है धर्मचारण सदाचार और ब्रह्मचार्य कर्मठता से जीवन व्यतीत करना चाहिए। उद्देश्य भी सेम आ जाता है। तो वो कहने का भाव कि जब भी आपको चाहे उद्देश्य आता है, प्रतिपाद आता है या सार आता है तो अपने सारी कविता का सार लिख देना होता है। ठीक है, ये नहीं कि आप 2-3 लाइनें लिख कर ही आ जाओगी। नेक्स्ट है, क्योंकि वो आपका डिवाइड किए होते हैं 10-10 नंबर के 12-12 नंबर के क्वेश्चन डिवाइड किए होते हैं। दूसरी कविता उसने किसान की दी हुई है ना। तो प्रस्तुत कविता जो राष्ट्रीय कवि मैथिली, फिर आपने बताना है कि कवि कौन है, क्या कहना चाह रहा है। तो मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई है किसान कविता है। तो इसमें वो क्या बताना चाहता है कि किसान की जो कष्टपूर्ण जिंदगी है उसका जो एक मार्मिक जो है तरस योग जिंदगी जो व्यतीत कर रहा है उसका चित्रण किया है। किसान सच्चा कर्मयोगी है जो बिना कोई फल पाए हर कष्ट को सहता हुआ अपने जो किसानी वाला कर्म है उसे करता रहता है। कवि कहता है कि प्रकृति भी उसके सामने कठोर हो जाती है क्योंकि जब उसे वर्षा चाहिए थी तब आकाश साफ रहता है, बादल नहीं आते, और जब उसे वर्षा नहीं चाहिए तो तब क्या है, वर्षा आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि उल्ट होता उसके साथ हमेशा ही, जिसके कारण क्या होता है कि फसलें नष्ट हो जाती है। किसान की फसलें भी हो भी जाए तो महाजन उधर मान लो फसलें नष्ट हो गई है तो जो रहती कसर है वो जो बहानियाँ होती है महाजन होती है वो उसको लूट लेते हैं। ठीक है, उधार के खाते में उसकी चली जाती है लाइफ। जो किसान को कुछ नहीं मिलता। किसान भयंकर गर्मी में हल चलाता है, भूखा रहता है, दूसरों के लिए अन्न पैदा करता है। मूसलधार जो वर्षा आती है, बादल गरजते रहते हैं, बिजली कड़कती रहती है, जब लोग डर कर जो घर में बैठते हैं तब भी किसान बेचारा जो खेत में जाता है, हल चलाता है। कभी पूछता है कि जब किसान को जी तोड़ मेहनत करके भी भूखा ही रहना है तो फिर वे इतनी मेहनत क्यों करता है। ठीक है ना। तो ओढ़ने के लिए कई बार तो उसके पास कंबल भी नहीं होता। किसान तो कर्मयोगी है, उसे अपने आसपास क्या हो रहा है इसका भी पता नहीं रहता। उसके पास ना समय है ना साधन है कि वह दुनिया भर की खबर रख सके। कभी कहता है कि उसका किसान जो है अपने गांव की छोटी सी दुनिया में रहता है, सादगी भरी जिंदगी में व्यतीत करता है। तो कभी प्रश्न करता है कि जिसे सूर्य चंद्रमा से सारी सृष्टि को प्रकाश मिलता है वही सूर्य और चंद्रमा किसान के जीवन में आलोकित क्यों नहीं करते, उसे जीवन को खुश क्यों नहीं करते। प्रतिपाद फिर जो उद्देश्य है वो सेम ही उसी तरह ही आता है। आगे कविता आ रही है मातृभूमि। इसमें जो है मैथिली शरण की कविता है। ठीक है, ओके बेटा, तो हम तीसरी कविता पढ़ रहे थे कि मातृभूमि है ना। तो पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि कविता किसकी लिखी हुई है, मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई है। क्या कहना चाहते हैं वो, हम जो प्रकृति सौंदर्य है, ठीक है, जो हमारी भारत माता की, उसका वर्णन करते हैं। तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो हरे भरे खेत है ना, ठीक है, जो हरे भरे वस्त्र है पर नीला आकाश शोभा देता है, सूर्य और चंद्रमा इसके क्या बने हुए हैं, दो मुक्त, यानी कि उसका पर्सनिफिकेशन कर रहा है। जैसे हम कहते थे अलंकार, रूपक अलंकार, जो कुछ ऐसे वो यूज़ कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है चीज़ों का। तो सूर्य और चंद्र क्या बने हुए हैं, उसके मुकुट बने हुए हैं। समुद्र उसकी क्या बनी हुई, करतनी, क्योंकि हम जो इंडिया का जो मैप है उसे एज ए
भारत माता के तौर पर देखते हैं, तो वो सारी जो प्रकृति है उसको पर्सनिफिकेशन कर रहा है। समुद्र इसकी क्या करदनी है, नदियाँ क्या है, हृदय में बह रही प्रेम की धारा है, सितारे क्या है, श्रृंगार है, ठीक है। तो चहचहाते पक्षी क्या है, इसका जो गान कर रहे हैं। तो शेषनाग का जो फन है भारत माता का, वो क्या है, सिंहासन है, जैसे सिंहासन वगैरह कह ले। आकाश से जो बादल हैं बूंदे बरसाकर भारत माता का जो अभिषेक करते हैं, जैसे हम कहते हैं कोई आता है गेस्ट, चीफ गेस्ट आता है तो हम उसके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं, तो वो कंपैरिजन कर रहे हैं। पूजन करते हैं, कवि भारत माता के इस रूप पर मुग्ध है और इसे सचमुच ही प्रभु की मूर्ति मानता है। कवि कृतज्ञ भाव से भारत माता के एहसानों को स्वीकार करता हुआ कहता है कि भारत माता की दूध से लोट लोट होकर हम बड़े हुए हैं। हमने यहीं घुटनों के बल चलना सीखा, परमहंस के समान हमने यहीं जन्म पाकर सभी सुखों को भोगा। इसी कारण हम दूल से अपनी धरती के हीरे कहलाए। भाव ये है कि हमारा जो जीवन है इसी के कारण सुखी हो पाया है, हम इसकी गोद में ही बड़े हुए हैं और जीवन का आनंद हमने प्राप्त किया है। कभी भारत माता के प्रति जो एहसान मानता हुआ कहता है कि तुमसे ही हमने सारे सुख प्राप्त किए हैं और उनको भोगा है। हे भारत माता, हम तुम्हारे जो उपकार है वो कभी नहीं चुका सकते, ठीक है। अगर हम तुम्हारी खातिर मर जाएंगे तो वो भी कम होगा। कहने का भाव कि भारत माता का हमारे पर इतना ज़्यादा एहसान है कि अगर भारत माता को हमारी ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हे भारत माता, तुम्हारा निर्मल जल अमृत के समान है। शीतल मंद और सुसंगत वायु सभी का मन मोह लेती है, हमारी थकावट दूर कर देती है। भारत में जो शेर रुतें आती है, हरियाली जहाँ का मखमल की तरह जो सारी धरती पर छाई हुई है। चंद्रमा इस धरती पर अमृत की वर्षा कर रहा है। हे भारत माता, दिन में सूर्य तुम्हारे ऊपर से अंधकार को मिटाता है। कवि अपने पूर्वजों को याद करता हुआ कहता है कि जिस मिट्टी ने हमारे यशस्वी पूर्वजों को जन्म दिया, उस मिट्टी से ही है प्रभु हमें कभी भी दूर नहीं करना। जब कभी हमारा मन विचलित होगा, हम शरीर कष्ट में होगा, तो हम अपने तन मन को शांति के लिए यहीं की धरती पर लौट लगाएंगे। कहने का भाव कि अगर हम विदेश में भी ठहरे हुए, हम तनाव में हुए तो हम अपनी भारत माता की मिट्टी में ही वापस आ जाएंगे। इसी पर लौटकर हम शांति प्राप्त करेंगे। भारत माता की मिट्टी से मिलते समय हमें मौत से भी भय नहीं लगेगा। जब हम सभी उस मातृभूमि की धूल में लिपट जाएंगे और इस प्रकार मृत्यु को पाकर हम संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो प्रतिपाद जो कह लो उद्देश्य, वही एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो उद्देश्य थोड़ा सा ये है कि जो भूगोलिक दृष्टि पर बहुत सुंदर है, भूखंड मात्र नहीं मानता, सभी भारत को एक ही मानता है, तो ईश्वर का रूप भारत माता को मानता है। तीसरी कविता आ रही है भारत का अतीत, कि पास्ट में हमारा भारत कैसा था, ठीक है। कवि इस कविता में भारत के इस जो स्वर्ण जो गोल्डन एज को बताता है, जिसे वैदिक युग जहाँ कहते थे। ऋषियों मुनियों ने अपने वेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ऐसे लिखे हुए थे। अपने महान पूर्वजों को याद करते हुए कवि कहता है कि भारतीयों का आह्वान करते हुए कहता है कि इस बात पर आज विचार करें कि वे अतीत में कितने महान थे, वर्तमान में ये कितने पछड़ गए हैं, कि आप है ना अंग्रेजों के क्यों गुलाम हो गए हो, आपके मन में इतनी हीनता भावना क्यों आ चुकी है, जबकि आपके पूर्वज इतने महान थे, योद्धा थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी हमारे देश में, है ना। तो आपके मन में जो हीन भावना निकलनी चाहिए, आपका जो पूर्वज है, आपका अतीत है, बहुत गौरवमयी है। तो कहता है वर्तमान में कितने पिछड़ गए हैं और क्या भविष्य में और अधिक नीचे गिरेंगे अथवा इस पर पतन से ऊपर उठ पाएंगे। अतीत में हमारी बहुत तरक्की हुई थी, हमारे पूर्वज ने हमेशा ही बहुत अच्छा जीवन व्यतीत किया था। वे निस्वार्थ होकर सबकी सेवा करते थे, वो मोह माया से, लालच से हमेशा दूर रहते थे, हमेशा पुण्य के
पुण्य कमाने में विश्वास रखते थे और सभी पर अपनी जो करुणा बरसाते थे। हमारे जो पूर्वज थे वो परोपकारी थे, कार्यशील थे, ज्ञानवान थे। वो सभी लोभ माया लालच से दूर रहते थे। वे सदा ही अपने कर्तव्य को पहल देते थे। वे पूरी तरह सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। हमारे महान पूर्वज जिन्होंने महान सभ्यता और संस्कृति का निर्माण किया। जब हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता देखते हैं तो पता चलता है ना हमारी सभ्यता कितनी अमीर थी। का निर्माण कर देश का जश फैलाया, आस्तिक और आस्वान थे। वे सदा प्रभु भक्ति में, ब्रह्मा चिंतन में लीन रहते थे। कभी इस कविता में बात के स्वर्ण अतीत का निर्माण करने वाले हमारे पूर्वजों का चरित्र और सद्गुण पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा है। कवि का कहने का भाव कि किसी भी जाति, समाज या राष्ट्र की महानता उसमें चरित्रवान, कर्मठ और गुणी नागरिकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो फिर इसी तरह प्रतिपाद आ जाएगा और उद्देश्य भी आ जाएगा कि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन थे, हम क्या हो गए हो और हम क्या हो जाएंगे। तो हमें अपने पूर्वजों को याद रखकर अपनी जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसे वापस लाना चाहिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। थैंक्स बेटा।